शाम के 7 बज चुके हैं। 17 अप्रैल 2024 तारीख तो आपको याद ही है और क्लास लाइव पूरी तरह हो चुकी है। जल्दी से बच्चों आप जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम एमपी का इतिहास टॉपिक रनिंग कर रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए तो कक्षा को आरंभ किया जाए। जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए तो कक्षा को आरंभ किया जाए। बेटा क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है बेटा, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए तो कक्षा आरंभ हो। जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है बच्चों। निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत में एक शैली ध्रुपद संगीत की है। इस ध्रुपद संगीत की शैली का जो संरक्षक है वो किसे कहा गया है? और आपके विकल्प हैं राजा मानसिंह तोमर, सम्राट अशोक, राजा भोज और राजा कीर्तिपाल। ये 4 विकल्प हैं जो आपको आंसर करने हैं। जल्दी से बच्चों बता दीजिए। सभी बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको बेटा, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। इनमें से किस राजा को ध्रुपद संगीत संरक्षक कहा जाता है? चलिए मैं आंसर देता हूं बेटा। राजा मानसिंह तोमर फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर में तोमर वंश के एक राजा हुए। आपको पता है कि ग्वालियर में दिल्ली के बाद ग्वालियर में भी तोमर वंश रहा है। वीर सिंह देव तोमर ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी और इसी वंश में आगे चलकर राजा मानसिंह तोमर हुए। राजा मानसिंह तोमर हुए। जब दिल्ली में लोधी वंश का शासन था तब ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर शासक हुए थे और इन्हीं मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत को संरक्षण दिया था। इसीलिए राजा मानसिंह तोमर का जो समय है, जो कार्यकाल है, ध्रुपद संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें बच्चा कि ध्रुपद संगीत का जो स्वर्ण काल है किसका समय कहा गया है? राजा मानसिंह तोमर ने। राजा मानसिंह तोमर की एक प्रेयसी थी, इसका नाम था मृगनयनी और ये मृगनयनी नृत्य कला में, संगीत कला में निपुण थी और इसी के लिए राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में ध्रुपद के लिए संगीत विद्यालय स्थापित कराया था। और आपको बेटा पता होना चाहिए कि इसी संगीत विश्वविद्यालय में दुनिया के विख्यात संगीतकार तानसेन जी पढ़े थे। तानसेन की जो प्राइमरी क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा थी वो इसी मृगनयनी के स्कूल से प्राप्त हुई थी। तो मृगनयनी की पहली शिक्षिका थी क्लासिकल म्यूजिक की। इसीलिए ध्रुपद संगीत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या ये बात आपकी समझ में बच्चों आ रही है? और राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद संगीत पर किताबें भी लिखी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इस किताब का नाम था मान कौतूहल। मान कौतूहल उस पुस्तक का नाम था जिसका बाद में राग नाम से इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो मान कौतूहल ग्रंथ किसका है बेटा? मानसिंह तोमर का है और ये ध्रुपद संगीत से संबंधित है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। बात ठीक है बेटा, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो मैंने अभी बताया वही प्रश्न है आपका बेटा कि संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल रचना किसने की है?
शेखर देव, मान सिंह तोमर, या कीर्ति सिंह, या वीर सिंह? ये चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बच्चों बताइए। बेटा बोल। वही रखो। तो अभी मैंने बताया था कि मान कौतूहल के जो राइटर हैं वो मानसिंह तोमर हैं, और इसका संबंध जो है ध्रुपद संगीत से है। बेटा किससे है? ध्रुपद संगीत से है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? ध्रुपद संगीत से है इसका संबंध। और क्लियर है बेटा ये प्रश्न आपका? क्या ये प्रश्न आपको समझ में बच्चा आ गया है? कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है और प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मान कौतूहल संगीत ग्रंथ है, ध्रुपद संगीत के लिए है, और राजा मानसिंह तोमर द्वारा लिखित है ये। चलिए अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न सिंपल है कि गोलकी मठ निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? गोलकी मठ, इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, उनमें से किसका दूसरा नाम है? कंदरिया महादेव का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है, राम राजा, बेटा राम राजा है ये बेटा, और त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ये चार विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से बेटा आप बता दीजिए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। जल्दी से बेटा बताइए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के वो चुने हुए प्रश्न हैं जो किन्हीं परीक्षाओं में आ चुके हैं या आने की पूरी पूरी संभावना है। किसी भी राज्य के परीक्षा में वहां के लोकल जीएस का बेटा बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैंने भी आपके लिए चुन चुनकर बेहतरीन प्रश्नों का एक संयोजन किया है। उन्हीं प्रश्नों को टॉपिक वाइज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। प्रारंभ में हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया था। अभी मध्य प्रदेश में इतिहास चैप्टर में एशियंट प्राचीन काल का जो इतिहास है उसके प्रश्न हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद हम मेडिवल पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न कंप्लीट कराएंगे। फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो और चैप्टर हैं क्रम से उनको हम आपको सॉल्व कराते जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप क्लास को प्रॉपर तरीके से देखें, क्लास पूरी देखें, और उसमें कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जैसे मध्य प्रदेश का परीक्षा जून में ही है, और भी बहुत सारे परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होने वाली हैं, और उनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेटेज एक बेहतरीन तरीके से रहता है। तो अगर इन परीक्षाओं को आपको क्वालिफाइंग करना है, चयनित होना है इन परीक्षाओं में, तो एमपी जीके का ध्यान रखें और उसको हमारे साथ पढ़ें। इस बात की गारंटी है इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे आपके। रोज इवनिंग में 7 बजे आप इसमें लाइव जुड़ सकते हैं, बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप लाइव जुड़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियली होगा आपके लिए बच्चों। चलिए जल्दी से बेटा आंसर दीजिए कि गोलकी मठ इनमें से किसका दूसरा नाम था? कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, राम राजा का मंदिर, या त्रिपुर सुंदरी मंदिर? पर इसका आंसर है 64 योगिनी का मंदिर। ये मंदिर जबलपुर वाला है। जबलपुर में नर्मदा प्लस बामन गंगा, आपने नाम सुना होगा। यहीं पर जो है 64 योगिनी का मंदिर है,
भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। इसी मंदिर को गोलकी मठ भी कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर कहां कहां पर हैं, तो भी आप याद रखें कि एक तो जबलपुर में है, दूसरा मुरैना में एक जगह पड़ता है मिताउली पड़ाउली, यहां पर है, और तीसरा खजुराहो, खजुराहो पड़ता है बेटा छतरपुर जिले में, यहां पर है। तो ध्यान रखें 64 योगिनी के मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं और मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर ये मंदिर बने हुए हैं, एक जबलपुर में, एक मुरैना में और एक खजुराहो छतरपुर में। इनमें से मुरैना वाला इसलिए फेमस है कि दिल्ली की जो पुरानी संसद थी वो इसी की 2 कॉपी थी। क्या ये बात आपकी समझ में आई है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न ये है कि नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? नौखंडा का मतलब होता है 9 मंजिल। नौखंडा का मतलब क्या होता है? 9 मंजिल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे, एक नौखंडा महल और एक सतखंडा महल। इनका बड़ा रोल रहा है। और आपने पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, तो ये 2 प्रश्नों से आपका आमना सामना हुआ होगा। तो सतखंडा महल और नौखंडा महल आपको मैं दोनों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, तो नौखंडा महल का निर्माण किसने कराया था? तो आपके विकल्प हैं, पहला विकल्प कीर्तिपाल है, दूसरा रामपाल है, तीसरा लोकपाल है और चौथा है दिनेश पाल। इनमें से आपको एक विकल्प को चुनना है। जल्दी से बेटा बता दीजिए कि ये जो है किसने बनवाया था, कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बेटा बताइए। कीर्तिपाल, रामपाल, लोकपाल और दिनेश पाल। अभी बच्चों किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए मैं बताता हूं। इसका निर्माण कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। बेटा कौन ने करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। बात क्लियर है? पहली बात तो ये कि इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। 2 प्रश्न आपके बन गए कि कीर्तिपाल ने करवाया और कब करवाया, 11वीं सेंचुरी में करवाया। अब अगला प्रश्न ये आता है कि नौखंडा महल किस जिले में है। अगर ऐसे पूछें नौखंडा महल किस जिले में है, तो आप बताएंगे अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में है। ये अशोकनगर गुना से अलग हुआ था। 2003 में अशोकनगर को गुना जिले से सेपरेट कर दिया था। तो 2003 से हम पहले पढ़ते थे कि गुना जिले में है और 2003 के बाद हम पढ़ते हैं कि ये अशोकनगर जिले में है। और अशोकनगर जिला मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है मध्य प्रदेश में बेटा। अशोकनगर ऐतिहासिक रूप से बड़ा समृद्ध जिला है। यह बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो ऐतिहासिक हैं और सांस्कृतिक हैं। तो इसी अशोकनगर जिले में ये जो है कीर्तिपाल ने नौखंडा महल बनवाया था। और नौखंडा महल अगर हम बात करें कि अशोकनगर जिले के किस शहर में है, तो उसका नाम होगा चंदेरी। बेटा क्या नाम होगा? चंदेरी। चंदेरी बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है। चंदेरी पूरे भारतवर्ष में अपनी साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी जो है, चंदेरी की साड़ियां बड़ी फेमस है और इन साड़ियों को जीआई टैग भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश में 2 जगह की साड़ियां बहुत फेमस है, महेश्वर और चंदेरी, और इन दोनों प्रकार की साड़ियों को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये भी जो है जीआई टैग प्राप्त है चंदेरी। चंदेरी बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है। अगर आपको कभी इतिहास पढ़ने का मौका मिला हो या पढ़ा हो, तो जब बाबर ने अटैक किया था तो चंदेरी के राजपूत शासक मैदनी राय से 1528 में बाबर का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी
और ये एमपी में सबसे बड़ा जौहर था चंदेरी का, या खूनी दरवाजा भी है, हवा महल भी है, नौखंडा महल भी है। तो क्या ये बातें आपको बेटा समझ में आई हैं बच्चों? अगर समझ में आई हैं तो कमेंट करके बताइए। आगे बात करते हैं। अभी हमने कहा था सतखंडा महल, बेटा ये दतिया में है। ये 7 मंजिल है और इसका निर्माण जो है वीर सिंह जू देव ने करवाया था जहांगीर के सम्मान में। ये घटना जहांगीर के समय की है, ये घटना बाबर से पहले के समय की है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है कि बालाघाट में लांजी का किला है। पहली बात तो ये कि लांजी का किला मध्य प्रदेश में कहां है। प्रश्न ऐसे भी पुटअप होता है कि मध्य प्रदेश में लांजी का किला किस जिले में है, तो आप बताएंगे बेटा ये बालाघाट में है। अब प्रश्न यह है कि किस राजवंश से संबंधित है। अब प्रश्न क्या है कि लांजी का किला जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, ये किस राजवंश से संबंधित है? गोंड, चंदेल, मौर्य या कलचुरी? जल्दी से बेटा आप बता दीजिए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए। ये प्रश्न पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया था कि लांजी का किला जो बालाघाट में है किस राजवंश से संबंधित है। ऐसे ही बहुत सारे यूनिक प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछने वाले हैं धीमे धीमे। जल्दी से बताइए बेटा। चलिए इसका आंसर बेटा गौड़ वंश। गौड़ वंश से यह संबंधित था लांजी का किला जो बालाघाट में है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटा। प्रश्न कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था। अकबर के समय भारतवर्ष में कुछ ऐसी महिला शासिकाएं हुई जिन्होंने अपने अपने राज्य में शासन किया है, रूलर रही हैं। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं ने शासन किया है। भारत तो वीरांगनाओं का देश है, उन्हीं में से एक वीरांगना है। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन है। रानी अहिल्याबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है या गिरधारी बाई है। जल्दी से बेटा आप बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए बेटा। किसी भी बच्चों को अगर इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए कि मुगल सम्राट अकबर के समय किस वीरांगना ने युद्ध किया था। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बच्चा। चलिए मैं बताता हूं। इस समय रानी दुर्गावती, बेटा कौन? रानी दुर्गावती। आज नवमी है, इससे पहले अष्टमी होती है, तो दुर्गा अष्टमी को रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था तो इनका नाम दुर्गावती रखा गया। ऐसी इनके जन्म के संबंध में कहानी है। और ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। बेटा कौन थी? चंदेला डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई और नाम रख दिया रानी दुर्गावती। और जब ये बड़ी हुई तो इनका विवाह जो है किस राजवंश में हुआ, तो आपको बताना है गोंड वंश की रानी बनी। मुगल बादशाह अकबर
गोंडवाना क्षेत्र को जीतना चाहता था। इसलिए अकबर ने रानी दुर्गावती पर कई बार आक्रमण करवाए आसफ खान के द्वारा, और आसफ खान हर बार पराजित हुआ। लेकिन कुछ लोगों के कारण रानी दुर्गावती युद्ध हार गई। नरई नाला जबलपुर, अगर आपने कभी सुना हो, 1564 जबलपुर में पड़ता है। और इस नरई नाला के युद्ध में रानी दुर्गावती ने अपने आप को चाकू मार लिया और आत्महत्या कर ली। इस वीरांगना का इस तरह कुछ लोगों के घात के कारण रानी को आत्महत्या करनी पड़ी। इस रानी का एक महत्वपूर्ण हाथी था सरवन, ध्यान रखना बेटा, सफेद हाथी था ये, इसी पर बैठ के लड़ती थी। ऐसा कहते हैं कि अकबर इस हाथी को प्राप्त करना चाहता था। और आपको जानकर बड़ा गुड फीलिंग आएगा कि अबुल फजल ने लिखा है इसके बारे में, ये भारत की महान वीरांगना थी। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लंदन ने भी लिखा है कि भारत की महान वीरांगनाओं में से रानी दुर्गावती, इसकी तारीफ की है। जो सरवन पर बैठ के लड़ती थी तो मुगल के छक्के छूट जाते थे। ऐसी रानी दुर्गावती कहाँ की थी बेटा? गोंडवाना राज्य की महिला थी, जो यहाँ की महारानी थी, चंदेल वंश की राजकुमारी और यहाँ की महारानी। 1564 में मुगल सम्राट अकबर का जो सेनापति था आसफ खान, उनसे लड़ते हुए इसने अपने आप को चाकू घोंप के मार लिया। बेटा क्या ये बात आपकी समझ में आई है बच्चों? जल्दी से बताइए बच्चा, आगे चले बेटा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया था? या ऐसे भी कह सकते हैं कि होशंगाबाद शहर किसने बसाया था या किसके नाम पर बसाया गया है? जल्दी से बेटा बताइए, अगर आपको नाम पता हो तो बता देंगे आप कि होशंगाबाद शहर का नामकरण किसने किया था। कृष्णराज, होशंगशाह, नन्नुक या बाकपति मुंज। ये चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, इनमें से एक को आपको चुनना है। चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। होशंगाबाद शहर का नामकरण या स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न है। और इसके चार विकल्प दिए हुए हैं, कृष्णराज, होशंगाबाद, नन्नुक और बाकपति मुंज। तो बेटा इसका आंसर है होशंगशाह। होशंगशाह मालवा का शासक था, आपको पता होगा। इसका जो वास्तविक नाम है अवश्य याद रखें, इसका जो वास्तविक नाम था वो अल्प खान था। क्या था बेटा? अल्प खान। यही अल्प खान होशंगशाह के नाम से मालवा का शासक बना था और इसी के नाम पर होशंगाबाद शहर बसाया गया। बात समझ में आ रही है? और इसकी जो राजधानी थी वो कहां पे थी? मांडू। पहले धार भी रही है, इस समय मांडू थी। और इसी मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह याद रखें कि होशंग शाह का मकबरा कहां है, तो इसी मांडू में है। और ये जो होशंग शाह का मकबरा है, इसे हम मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मध्य प्रदेश का ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है? तो होशंग शाह का मकबरा को कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में है। या ऐसे हम बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रथम संगमरमर
मतलब मार्बल, संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है? तो भी आप यही बताएंगे, होशंग शाह का मकबरा। और इसका जो निर्माण है महमूद खलजी ने करवाया था। एक प्रश्न और कि होशंग शाह का जो मकबरा है इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो उसका नाम होगा महमूद खलजी। तो क्या ये बेटा आपकी बात क्लियर हो गई कि होशंगाबाद शहर का निर्माण होशंगा शाह ने करवाया था। होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खान था, जो होशंग शाह के नाम से मालवा का शासक बना। इसकी राजधानी मांडू थी और मांडू में ही इसका मकबरा बना हुआ है, जिसे हम मध्य प्रदेश का ताजमहल या मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की इमारत कहते हैं। इसका निर्माण इसके बाद जो शासक बना मालवा का, महमूद खलजी, उसने करवाया था। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? और अब होशंगाबाद का जो नाम है नर्मदापुरम कर दिया है, इसको भी आप याद रखें। होशंगाबाद जिला भी है और संभाग भी है। अगर ये प्रश्न आता है कि होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कब किया गया, तो आप बताएंगे 2008। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। लेकिन अगर प्रश्न यहां इस तरह पूछते हैं कि होशंगाबाद जिले का नाम कब किया गया नर्मदापुरम, तो आप बताएंगे 2022। बात क्लियर है बेटा? एक एक लाइन क्लियर हो रही है आपकी? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है बच्चा। चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, यह एक क्या है? क्लियर है? चंदन कटोरा ओरछा में तो स्थित है, अब ये है क्या? ये आपके ऑप्शंस हैं। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित एक गुफा है, भगवान शिव का मंदिर है, शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने वाला फाउंटेन है, या शासकों के लिए फूल बगीचा या गार्डन है। ये 4 विकल्प आपको दिए हैं, जल्दी से आप बता दीजिए बेटा। जल्दी से बेटा प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए बेटा। चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, यह क्या है? गुफा है, भगवान शिव का मंदिर है, या ओरछा में पानी की सप्लाई करने के लिए एक फाउंटेन बनाया गया था, या चंदेल शासकों के लिए गार्डन या बगीचा था? जल्दी से आप आंसर दीजिए बच्चों। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए बेटा, आज गर्मी से बचने के लिए आप एसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ओरछा के राजाओं द्वारा मुस्लिम देशों की जो तकनीकी थी उसको अपनाया गया। ऐसा कहते हैं कि ओरछा के राजा इंद्रजीत, बेटा कौन? इंद्रजीत ने मुस्लिम देशों की कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाया और उन्होंने अपने महल के अराउंड इस तरह के तालाब बनवाए जिनसे पानी की सप्लाई फाउंटेन के द्वारा होती थी, जिससे हवा जिस साइड से भी आती थी तो हवा पानी से टकराकर ठंडी हो जाती थी बेटा, क्योंकि उस समय एसी का आविष्कार तो नहीं हुआ था। तो राजा इंद्रजीत द्वारा
ओरछा में शाही निवास में पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन लगवाए थे, नाम बेटा क्या था? राजा इंद्रजीत सिंह। तो क्या ये बात समझ में आई है बेटा? क्या नाम था बेटा? राजा इंद्रजीत सिंह ने जो फाउंटेन लगवाए थे शाही निवास में वाटर सप्लाई करने के लिए, वो था चंदन कटोरा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा। 1437 में सारंगपुर की लड़ाई, बेटा एक युद्ध हुआ है, द बैटल ऑफ सारंगपुर। कब हुआ है? 1437 में। अब ये बताना आपको ये है कि ये किसके बीच में हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये प्रश्न में दिया हुआ है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ है, किसके बीच में हुआ है? ये आपके विकल्प है, राणा कुंभा और महमूद खलजी, राणा कुंभा और अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा प्रताप और महमूद खलजी, महाराणा प्रताप और हेमू। ये चार विकल्प दिए हैं, आपको बताना है। जल्दी से बच्चों बताइए। इसी पर एक प्रश्न मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था, मुझे वर्ष तो याद नहीं है, मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। और बड़ा यूनिक प्रश्न है मध्य प्रदेश और भारत के इतिहास का भी। चलिए इसका बेटा आंसर किसी ने नहीं दिया है, जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए अगर किसी को पता हो तो। किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता है तो बताएं। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर है पहला, राणा कुंभा और महमूद खलजी। चलिए देखते हैं। राणा कुंभा ये मेवाड़ का शासक है बेटा। कहां का शासक है? मेवाड़ का। ओके। और जो महमूद खलजी है, जो महमूद खिलजी है वो मालवा का शासक है। ओके। मेवाड़ में भारत के सबसे प्योर राजपूत सिसोदिया का स्थान है मेवाड़, जिसे हम चित्तौड़गढ़ के नाम से आज जानते हैं या उदयपुर कहते हैं। चित्तौड़ और मेवाड़ क्या बोलते हैं? उदयपुर। राणा कुंभा यहाँ का शासक हुआ करता था और मालवा का महमूद खलजी हुआ करता था। इन्हीं दोनों के बीच सारंगपुर का युद्ध हुआ था बेटा। क्या हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था। वर्ष आपको पता है 1437 में। इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई बेटा। विजयी कौन हुआ? राणा कुंभा। इसने कुंभलगढ़ का किला भी बनवाया है, अभिनव भट्टाचार्य बुक भी लिखी है इसी राणा कुंभा ने। खैर, और इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने मेवाड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था बेटा। ये प्रश्न पूछा गया था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो प्रश्न आया था, वो प्रश्न ये था कि राणा कुंभा ने किसको पराजित करने के उपलक्ष्य में मेवाड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। उसमें 4 राजाओं के नाम दिए हुए थे, तो महमूद खलजी को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। महमूद खलजी
मालवा का शासक बना होशंग शाह के बाद। लेकिन कुछ इतिहासकारों का या इस महमूद खलजी ने मालवा में आकर यह बताया था कि मैं विजयी होके आया हूं और इसने भी मांडू में विजय स्तंभ बनवाया, ऐसा कहा जाता है, जबकि महमूद खलजी इस युद्ध में पराजित हुआ था। क्या यह बात आपकी समझ में आ गई है कि राणा कुंभा और महमूद खलजी के बीच में 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें राणा कुंभा विजयी हुआ और राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ में कीर्त स्तंभ या विजय स्तंभ बनवाया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं बेटा। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां स्थित है? प्रश्न क्लियर है? अकबर के 9 रत्न होते थे। नवरत्न का मतलब अपने अपने क्षेत्र के जो विद्वान थे उनको नवरत्न कहा जाता था। उन्हीं नवरत्नों में से एक है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, और ये खाना बनाने में स्पेशलिस्ट थे। तो खानसामा थे बेटा, क्या थे? खाना बनाने में स्पेशलिस्ट थे। तो क्या बोलते हैं इनको? खानसामा। प्याज बहुत शौक रखते थे, तो मुल्ला दो प्याजा नाम पड़ गया था इनका। ऐसे ही 9 रत्न थे जो अपने अपने क्षेत्रों में, हकीम हुमाम, तानसेन, नाम सुना होगा आपने, फैजी, अबुल फजल, टोडरमल, राजा मानसिंह कछवा, ऐसे नवरत्न थे। उनमें से एक मुल्ला दो प्याजा है। प्रश्न ये है कि इनका जो कब्र है, जो टॉम्ब है, वो कहां बना है? सांडिया में, हंडिया में, महेश्वर में या ग्वालियर में? जल्दी से बेटा बता दीजिए अगर आपको इसका प्रश्न मालूम है तो। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताए बेटा। चलिए मैं बताता हूं। हंडिया है हरदा जिले में, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक जगह पड़ती है हंडिया, और ये नर्मदा के किनारे है। और यहीं पर मुल्ला दो प्याजा की कब्र बनी हुई है। मुल्ला दो प्याजा की कब्र बनी हुई है। ये जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे, खानसामा थे। खाना बनाने के स्पेशलिस्ट, ये शेफ बोल सकते हैं इसको, आज की भाषा में शेफ कह सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मियां मल्हार, मियां मल्हार राग का संबंध इनमें से किससे है? आपने ऐसे कई राग और रागनियां सुने होंगे। जैसे हम बात करें मियां की टोड़ी, दीपक राग, मेघ मल्हार, नाम सुने हैं। ऐसे ही मियां मल्हार था। तो इसका संबंध जो है तानसेन से रहा है बेटा। किससे रहा है? तानसेन। तानसेन ने ही इन राग और रागनियों का आविष्कार किया था। ऐसा कहते हैं कि जब वो दीपक राग गाते थे तो दीपक प्रज्वलित हो जाते थे, मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। और ऐसा भी माना जाता है कि तानसेन के जो प्रतिद्वंदी थे उनके समय बैजू बाबरा और दीपक राग गाने के कारण ही इनकी डेथ हो गई। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने कहा था कि मैं दीपक राग गाऊंगा, क्योंकि दीपक राग में बॉडी जलने लगता था। और बैजू बाबरा को मेघ मल्हार गाना था जिससे वो बारिश होने लगती, बट वो मेघ मल्हार नहीं गा पाए।
तो तानसेन अंदर से पूरी तरह जल गए और उनकी डेथ हो गई, ऐसा माना जाता है। तानसेन मिडेवल पीरियड के या अकबर के समय के पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले या पैदा होने वाले सबसे महान संगीतकारों में से एक थे। इस बात को अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में भी लिखा है कि 1000 साल से इस पृथ्वी पर तानसेन जैसा गवैया पैदा नहीं हुआ। तानसेन के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार क्लासिकल क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान देती है, तानसेन सम्मान। जो और तानसेन समारोह भी ग्वालियर में होता है दिसंबर के महीने में, उसी फेस्टिवल में तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो ये जो तानसेन थे, इन्होंने ऐसे राग और रागनियों का आविष्कार किया था, और तानसेन भी अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। तानसेन बेटा अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। थोड़ा सा मैं आपको तानसेन के बारे में बताता हूं कि तानसेन, ये तो बेटा आपको पता ही है कि इन्होंने इस तरह के राग और रागिनी तैयार किए थे। बड़े ध्यान से सुने, इतिहास की बात है। तानसेन जो है, इनका जो वास्तविक नाम है, आप चाहें तो नोट भी करते जाएं। वास्तविक नाम राम तनु पांडे है, और इनके जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, वो मकरंद पांडे हैं। बेटा क्या नाम है? मकरंद पांडे। और इनका जो जन्म स्थान है वो ग्वालियर के पास एक जगह पड़ता है, बेहट। तो बेहट में इनका जो है जन्म स्थान है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ऐसा कहते हैं कि तानसेन जब पैदा हुए तो वो तुतलाते थे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। उस समय भारत के एक प्रख्यात सूफी संत थे, उनका नाम था मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस का जो साधना स्थल है वो उस समय ग्वालियर में ही था। तो इनके जो पिता है मकरंद पांडे, वो मोहम्मद गौस के पास ले गए। ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद गौस ने अपनी जीभ को इनकी जीभ से टच कर दिया और तानसेन बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन करने लगे। इसीलिए जो मोहम्मद गौस हैं, इनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं। क्या कौन है आध्यात्मिक गुरु? मोहम्मद गौस बहुत बड़े सूफी संत थे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद तानसेन ने शास्त्रीय म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रीय संगीत बेटा कहां पे प्राप्त की? ग्वालियर में मृगनयनी के स्कूल में। मृगनयनी के बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि मृगनयनी के लिए राजा मानसिंह तोमर ने संगीत विद्यालय स्थापित कराया था। ग्वालियर संगीत घराना भारत का सबसे प्राचीन संगीत घराना कहा जाता है, और ध्रुपद के लिए राजा मानसिंह तोमर का समय स्वर्ण काल है हिंदुस्तान का। उन्होंने संरक्षण भी दिया और मान कौतूहल किताब भी लिखी थी ध्रुपद संगीत के ऊपर राजा मानसिंह तोमर ने। और मृगनयनी समय की महान नृत्यांगना थी क्लासिकल की। तो इसी स्कूल में इन्होंने प्राप्त किया संगीत का शिक्षा। इसीलिए जो प्राइमरी गुरु हैं तानसेन की, वो मृगनयनी है। इसके बाद तानसेन उच्च शिक्षा के लिए बेटा कहां गए? मथुरा में। और मथुरा में एक संत हैं स्वामी हरिदास। इन्हें तो हम संगीत का बादशाह कहते हैं, क्लासिकल म्यूजिक का। आज भी भारत में सबसे बड़ा क्लासिकल म्यूजिक जो फेस्टिवल होता है वो स्वामी हरिदास के नाम पर ही होता है। स्वामी हरिदास केवल भगवान कृष्ण के लिए गाते थे। एक बार अकबर की इच्छा थी कि हरिदास हमें गा के सुनाए, तो तानसेन ने कहा, एक्चुअली तानसेन बहुत अच्छा गाते थे और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर को यह पता था कि तानसेन के गुरु कौन है? हरिदास हैं। तो अकबर ने कहा तानसेन से, जब तू इतना अच्छा गाता है
तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तब तानसेन ने कहा, होश में आ जाओ प्यारे, वो आम इंसानों के लिए नहीं गाते, वो तो जगत के पालनहार के लिए गाते हैं। लेकिन फिर भी अकबर गया था सुनने के लिए और गेट के बाहर बैठ गया। और जब तान छेड़ी हरिदास ने तो वो गदगद हो गया। और फिर बाद में हरिदास जी ने अकबर को बुलाया था और बताया था कि मैं किसके लिए गाता हूं। तो वो हरिदास का शिष्यत्व प्राप्त हुआ उच्च शिक्षा के लिए, बेहतरीन संगीतकार हुए। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा पूरी होने के बाद पहली पोस्टिंग होती है, तो तानसेन की भी जो पहली पोस्टिंग थी वो मध्य प्रदेश में रीवा राज्य में हुई। और इस समय रीवा राज्य में एक राजा होते थे रामचंद्र देव बघेल। रामचंद्र देव बघेल। और इन्हीं राजा के यहाँ तानसेन को पहला प्लेसमेंट मिला। अब पैकेज तो मुझे पता नहीं है, बट पहला प्लेसमेंट उनको यहीं मिला था। ऐसा कहते हैं कि अकबर जब मध्य प्रदेश में आया और नाइट स्टे किया रीवा के महाराज के यहाँ, तो उस समय प्रोग्राम में इन्हीं को पेश किया गया, तानसेन को। और तानसेन का सुर सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और अकबर ने तानसेन को रामचंद्र देव से मांग लिया। और उसके बाद तानसेन अकबर के दरबार में आ गए और नवरत्नों में शामिल हो गए। लेकिन जब तानसेन की मृत्यु हुई तो तानसेन की यह दिली ख्वाहिश थी कि हमें हमारे गुरु के पास दफनाया जाए। इसलिए तानसेन की मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को ग्वालियर लाया गया और उनका मकबरा उनके गुरु के सामने बना हुआ है। कभी ग्वालियर जाना हो तो तानसेन और मोहम्मद गौस के दोनों के मकबरे आमने सामने पड़े हुए हैं। तानसेन की याद में मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन फेस्टिवल शुरू किया है और तानसेन अवार्ड भी देती है। इतनी सी कहानी है तानसेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। ताजमहल तो आगरा में है, बच्चों पता ही होगा, बट ताजमहल का डिजाइन जो है इनमें से किसके आधार पर बनाया गया। मांडू में होशंग शाह का मकबरा, रीवा में कपिल दरवाजा, शाहपुरा का धारणा या सांची का स्तूप। अभी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो होशंग शाह का मकबरा है मांडू में, मालवा के जो राजधानी थी मांडू, यहीं पर है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा बेटा, इसे हम एमपी का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं। और इसी के आधार पर शाहजहां ने आगरा में बनवाया था बेटा, क्या? ताजमहल। आगरा का जो ताजमहल है उसका आर्किटेक्ट था उस्ताद ईसा खान। और किसने बनवाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखना बेटा, उस्ताद अहमद लाहौरी। और उसकी जो डिजाइन थी वो किसने बनाई थी? उस्ताद ईसा खान। और कहां से ली थी बेटा? मांडू में होशंग शाह के मकबरे से। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए अगर आपकी समझ में आई है तो मैं अगला प्रश्न उठाऊं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? किसी इतिहासकार ने लिखा है अपनी पुस्तक में, वो आपको बताना। एक कथन है जो किसी इतिहासकार का है। चंदेरी से लगभग 6 मील या 3 कुरो की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा है। मतलब किस ऐतिहासिक पुस्तक में बेतवा का वर्णन है, जिसके बारे में कहा गया है कि चंदेरी से 6 मील की दूरी पर है।
अब वो पुस्तक अकबरनामा है या मुंतखब उल तवारीख है, हुमायूं नामा है या बाबर नामा है। ये 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं बच्चा, इन 4 विकल्पों में से आपको छांटना है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है बच्चों तो जल्दी से बता दीजिए। किसी बच्चे को इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा। चलिए मैं बताता हूं। चंदेरी का वर्णन, चंदेरी का वर्णन बाबरनामा में किया गया है और इसी में लिखा हुआ है कि चंदेरी से 6 मील की दूरी पर एक नदी है, इसका नाम बेतवा है। ऐसे भी याद रखना, चंदेरी बेतवा के किनारे है। चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी अशोकनगर जिले में है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मैदनी राय के बीच में, और चंदेरी के युद्ध में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर हुआ था। चंदेरी में खूनी दरवाजा, हवा महल और नौखंडा महल स्थित है। और इतने प्रश्न आपको मालूम है चंदेरी में। और चंदेरी में मकबरा भी है तानसेन के प्रतिद्वंदी, ओके। और जो है बैजू बाबरा, तानसेन के प्रतिद्वंदी बैजू बाबरा का मकबरा भी चंदेरी में ही है और चंदेरी अशोकनगर जिले में है। इतने प्रश्न आपको चंदेरी से मालूम है तो प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आप लगा पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? और बाबरनामा बाबर का ऑटोबायोग्राफी है। अगर आप बता पाए तो बता दीजिए कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में, उर्दू में, अरबी में या टर्की भाषा में? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बताइए कि बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर ने लिखी है, ओके। किस भाषा में है? अरबी में है, तुर्की में है, उर्दू में है या फारसी में है? अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिंटो हॉल भोपाल में है, पता होगा आपको। कहाँ है बेटा? मिंटो हॉल भोपाल में है और ये मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा है। अब जो नई का नाम तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है, जो एमपी की पुरानी विधानसभा थी उसका नाम मिंटो हॉल था। इसी मिंटो हॉल का नाम अब क्या कर दिया है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, टंट्या मामा भील हॉल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल या रानी कमलापति हॉल। 4 विकल्प है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। 4 विकल्प है आपके पास, जल्दी से बेटा आप बता दीजिए। चलिए नहीं पता, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलिए मैं बताता हूं इसे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रहे हैं, समाज सेवी हैं, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और इसका जो निर्माण था, ये भी याद रखें, सुल्तान जहां बेगम ने लॉर्ड मिंटो के लिए करवाया था। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है कि मिंटो हॉल
भोपाल में है। इसका निर्माण सुल्तान जहां बेगम, जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने करवाया था लॉर्ड मिंटो के सम्मान में। आजादी के बाद मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा बनी थी वो उसका नाम मिंटो हॉल था, और अब मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? समझ में आई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? ये भी याद रखना कि त्रिपुरी में कलचुरी वंश था। और त्रिपुरी कहां पड़ता है बेटा? वर्तमान में जबलपुर में पड़ता है। त्रिपुरी इतिहास के एंगल से बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। एक तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश है इसलिए फेमस है, और एक कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, अगर आपको याद हो। त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1539 में। बाद में सुभाष जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। इसी अधिवेशन में सुभाष जी ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हराया था। तब गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, और कांग्रेस छोड़ दिया था। इसलिए सुभाष जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये वही त्रिपुरी है जो कहां पड़ता था? जबलपुर में, और यहीं पर प्राचीन काल में कलचुरी राजवंश था। अब आपको बताना यह है कि इस वंश की जो संस्थापना थी वो किसने की? लक्ष्मीकर्ण ने, यशकर्ण ने, कोकल्य ने या नरसिंह ने? जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। किसी बच्चे को इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है बेटा इसका। चलिए कोई बात नहीं। कलचुरी में कोकल्य ने जो है कलचुरी वंश की स्थापना की थी। बेटा किसने की थी? कोकल ने स्थापना की थी। तो बच्चों आज की कथा इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्या सुझाव है आपके ये भी बता सकते हैं, या आपकी कोई इंक्वायरी हो इस संबंध में तो बताएं। चलिए फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।